देखो अब हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का 10 इन द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ एस ब्लॉक का लिखा हुआ 11 में, बट हम पढ़ रहे तो हम सारे पढ़ेंगे, डी का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो तुम्हारा ये जो मैंने डाटा यहाँ पे टेबल लगा रखी है, ठीक है, वो तुम्हारी एनसीईआरटी से मैंने उठाई हुई है। ठीक है, ये तुम्हारा है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैन टी वी करो मन पे को नी पूजी। मैं आज भी ट्रिक यूज करता हूँ। ठीक है, तो बेस्ट वे होता है ट्रिक याद कर लेना अच्छे से, ताकि एलिमेंट भूलोगे नहीं। ये तुम्हारे ये एलिमेंट्स हैं, ये तुम्हारे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं उनकी, ये IE1 है, ये IE2 है, ये IE3 है। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए बताओ। तो ये हमारा अलोंग द पीरियड कंपैरिजन है। तो अलोंग द जब पीरियड जाएंगे तो क्या होता है, तुम्हारे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ तुम्हारी जो सेल होती है वो सेम रहती है, और जेड इफेक्टिव तुम्हारा क्या करता है, बढ़ता है। तो क्या होना चाहिए, आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, घटनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक वाला जो तुम्हारा है, इसमें हम एक बार में पूरे उसके नहीं लिखेंगे, एक बार में पूरे उसके नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे कि गड़बड़ कहाँ कहाँ पे हो रही है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, तो लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, ये क्लास 12 में तुम्हारा डीएनए ब्लॉक में दिया हुआ है, ये लिखी हुई है इसमें लाइन एक, कि जो यूनी पॉजिटिव आयन होता है, क्या होता है, यूनी पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जो तुम्हारा 4s वाला इलेक्ट्रॉन होता है, या बोले कि जो s वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, जो तुम्हारा 4s वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो मूव कर जाता है डी वाले ऑर्बिटल में। कहाँ मूव कर जाता है, डी वाले ऑर्बिटल में। मतलब ये है कि लेट सपोज तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन था स्कैंडियम का, हमारा क्या होता है 4s2 3d1। स्कैंडियम +1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में से कहाँ से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन में से कहाँ से निकालते हैं, आउटर मोशन से। 4s1 3d1 जो होना चाहिए था। बट एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, वो ये कहती है कि जब तुम्हारा ये यूनिक पॉजिटिव आयन होता है, तो तुम्हारा एस वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, डी में, यानी कॉन्फिगरेशन तुम्हारी हो जाती है D2, और मेन क्या हो जाती है 3d2। ठीक है, तो ये एक लाइन होगी, पहले ये पहली लाइन होगी एनसीईआरटी से। अब देखो, तो कोई यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तब देखो आयनेशन एनर्जी तुम्हारी क्या है, बढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो यहाँ से यहाँ गए तो घट गई। देखो ऐसा क्यों है, तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d2। ठीक है, वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d3। तो जब यूनिक पॉजिटिव आयन होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s0 3d3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s0 3d4। ठीक है, तो ड्यू टू ये जो तुम्हारा क्या होता है ना, जब तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन एस वाले से उठ के डी में चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तुमको मैंने एक चीज सिखाई थी ना, तुमको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में मल्टीप्लिसिटी का सिखाई थी। तो मल्टीप्लिसिटी होने की वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होता है, मतलब जितना ज्यादा तुम्हारा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी होता है, उतना ही तुम्हारा क्या होता है, वो एटम स्टेबल होता है। यही सिखाया था ना मैंने, कि जितना ज्यादा एक्सचेंजेस उतना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, उतना ज्यादा एटम स्टेबल। तो जब तुम्हारा देखो ये इससे इसमें गया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना था, D2 था, ये तुम्हारा P है, D2 था। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने थे यहाँ पे, ठीक है, जब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया D3 में, एक्सचेंज तुम्हारे कितने हो जाएंगे, एक्सचेंज कैसे निकालते हैं, Nc2। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3c2। ठीक है, 3 × 2/2 3 एक्सचेंज आएंगे। एक इसका इससे एक्सचेंज, एक इसका इससे एक्सचेंज, और एक तुम्हारा इसका इससे एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज आएंगे। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा 3 होंगे इसमें, ठीक है, तो एक्सचेंज कितने बनेंगे, 3। और यहाँ पे जब तुम्हारे जैसे तुम्हारा 4 हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सचेंज कितने होंगे, 4c2, यानी 4 × 3/2, यानी कितने हैं 6। यहाँ कितने हैं 6 एक्सचेंजेस। देखो होता क्या है, जब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आता है उतना एक्सचेंज का उतना ज्यादा नहीं होता, बट यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा एक्सचेंज एनर्जी अच्छा खासा बढ़ता है। 3 से जब 6 हो गया, डबल हो गया। तो क्या होता है, जो अब देखो आयनेशन एनर्जी क्या होती है, जो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, एक तो तुमको एनर्जी देनी तो पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बट ये क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, कि तुम्हारे एक्सचेंजेस बढ़ गए, तो इसके से कुछ एनर्जी रिलीज भी होगी, समझे। तो यहाँ पे तुमको एनर्जी देनी तो पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, बट कुछ एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से रिलीज भी होगी। ठीक है ना, तो तुमको जो नेट एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या हो जाती है, इस वाले केस में तुमको एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे क्या कर जाता है, 1 RDM में तुम्हारा क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, इसकी वजह से तुम्हारा जो नेट आयनेशन एनर्जी आती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये लाइन भी एनसीईआरटी में साफ एक्सप्लेन्ड है, पूरा थ्योरी लिखी हुई है।
ये टाइटेनियम से वनाडियम में जो तुम्हारा होता है, जो यूनिपॉजिटिव आयन होता है, वहां पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती है। एक्सचेंज एनर्जी बढ़ने की वजह से तुम्हारा अगर ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो आइंस्टाइन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि नेट एनर्जी चेंज कितना है, मतलब तुमको नेट कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हमको देनी पड़ेगी वैनेडियम को ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बट तुम्हारी कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो जो ओवरऑल एनर्जी आएगी वो कम आएगी, समझे। तो यहाँ पे तुम्हारा ये आएगा। सिमिलरली तुम जब तुम वनाडियम से क्रोमियम पे जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा आगे देखो कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका। तो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 4s1 3d5। अब इसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे यूनिट पॉजिटिव, मतलब 4s1 हटा दो तो बचेगा क्या, 3d5। अब इसमें तो कोई रीअरेंजमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, तो इसमें कोई भी तुम्हारा एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी नहीं। अब कोई एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी नहीं तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, देखो इसलिए बढ़ गया, फिर से बढ़ गया, ठीक है। अब इससे एमएन पे, तो एमएन में क्या होगा तुम्हारा, एमएन में क्या होगा, हर जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तुमको। एमएन का तुम्हारा क्या होगा, 4s2, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ रुको मैं, 4s2 3d5। अच्छा इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तुमने तो हो जाएगा 4s1 3d5, ठीक है। अगर मैं कहूँ एस वाला डी में चला गया तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 3d6। बट तुम्हारा एक्सचेंज एनर्जी तो अब भी रहेगी, तो ये नंबर ऑफ एक्सचेंज तो अब भी सेम है, नंबर ऑफ एक्सचेंज तो बढ़े ही नहीं इसमें भी, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सचेंज कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी देखो, तो अच्छे से सिखाया मैंने सब चीज तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना। तो जो तुम्हारा जो पहले एक्सचेंज नहीं की जैसे थी, अब यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो एक्सचेंज ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ भी तुम्हारी क्या होगी, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी नहीं, यानी फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो तुम्हारा तो क्या होता है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़े नहीं, जो पहले था अब भी उतना ही था, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ेगी। अब आए एफ पे, बढ़ेगा, अब फिर घटेगा यहाँ पे, फिर वही चीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ जो सेम चीज यहाँ से यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ क्या था, बढ़ ही रहा था, वही सेम चीज यहाँ पे भी है, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। तो वहाँ जब इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इस वाले के देखेंगे तो एफ का, ठीक है। तो जो एफ से तुम अब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो उसमें आएगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये इसका हो जाएगा, मतलब यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जब चेंज आता है तो तुम्हारा बढ़ता ही, क्योंकि उतना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी नहीं रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ तो तुम्हारा क्या करेगा, बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे तुम्हारा बढ़ा था तो यहाँ पे यहाँ आएंगे, ठीक है। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल जो तुमने यहाँ पे था टाइटेनियम से वैनेडियम, सेम केस वही है। फिर से तुम्हारा एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ से और आओगे फिर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी और ज्यादा रिलीज होगी। यहाँ से यहाँ आओगे फिर से एक्सचेंज एनर्जी और ज्यादा रिलीज होगी, यहाँ से फिर डिक्रीमेंट आएगा, उसके बाद देखो फिर इंक्रीज हो गया, क्यों, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कॉपर की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 4s1 3d10। इलेक्ट्रॉन निकालोगे कहाँ से, इससे, ये आया 3d10 अब आ गया, तो इलेक्ट्रॉन तुमने यहाँ निकाला 4s से, यानी कोई भी एक्सचेंज एनर्जी नहीं है, कोई भी एक्सचेंज एनर्जी नहीं है, कोई भी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसलिए फिर से क्या पकड़ जाएगा, पड़ जाएगा। अगला तुम्हारा जिंक है, जिंक और जिंक क्या होती है, 4s2 और 3d10 होती है, एक निकाल लोगे तो 4s1 हो जाएगी। फिर अब तो डी डी तुम्हारा कंप्लीटली फिल्ड है तो कहीं जाएगा नहीं, तो फिर से तुम्हारा कोई भी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो फिर से तुम्हारा कहाँ करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जहां जहां पे तुम्हारे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशन में, वहां वहां पे तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कुछ ना कुछ एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी। और जहां जहां पे तुम्हारे एक्सचेंज एनर्जी नहीं रिलीज हो रही होगी, वहां पे क्या रहेगा, जो जनरल ट्रेंड होता है वही फॉलो होगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयोनेशन एनर्जी का ट्रेंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से सोचना प्रैक्टिस करना तो याद हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारी दिक्कत कहाँ पे आएगी, जो टाइटेनियम और वैनेडियम वाले में आएगी एक्सचेंज एनर्जी वाला, ठीक है। उसके बाद तुमने देखा ये इसमें तो कोई एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी नहीं, इसमें कोई एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी नहीं, इसमें भी बढ़ेगी नहीं, इसमें बढ़ेगी नहीं, तो ये चार में तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती ही नहीं है, ठीक है। इन चार में तो कोई भी एक्सचेंज एनर्जी आती ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसके पहले वाले में तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे दिक्कत होगी, इसमें होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तो ऐसे याद कर लेना, जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने जो ग्रुप नंबर 8 में जिनको रखा था, किनको रखा था ग्रुप नंबर 8 में, आयरन वाले को ग्रुप को, कोबाल्ट वाले ग्रुप को, निकल वाले ग्रुप को, वहां पे तुम्हारा क्या होता है, डी ब्लॉक वाले आयोनेशन एनर्जी में उल्टा ट्रेंड होता है, ऐसे याद कर लो, हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और वनाडियम में टाइटेनियम वाला एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, तो प्रॉपर लॉजिकल है। अब देखो इसकी देखते हैं सेकेंड डायरेक्शन एनर्जी। देखो सेकेंड डायरेक्शन एनर्जी हम बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं करेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि किसकी ज्यादा है। देखो यहाँ पे यहाँ बढ़ी, यहाँ से यहाँ बढ़ी, यहाँ से यहाँ बढ़ी, बढ़ी, यहाँ से यहाँ देखो घट गई, यहाँ से यहाँ गए, घट गए, तो ऐसा क्यों हुआ, तो जो क्रोमियम तुम्हारा जो 2+ होगा, जो क्रोमियम 2+ होगा वो तुम्हारा दो कॉन्फिगरेशन कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, तुम्हारा पहले दो नॉर्मली तुम्हारा क्या होगा, 3d5 होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, क्रोमियम +1,
अब जब टू वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्या बनेगा, 3d4 बचेगा, ठीक, क्रोमियम में। बट अगर Mn की बात करें तो Mn तुम्हारा पहले क्या था, जब तुम्हारा 1+1 वाला चार्ज होगा, Mn+1 वाला, Mn+1 वाला, तो तुम्हारा होगा 4s1 3d5। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी वाले में चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा 3d5 बनता है। यहाँ तुम्हारा क्या होता है, 3d5 से 3d4 बनता है। तो यहाँ जो क्या है, ये हाफ फील्ड है। यहाँ तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल से। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ निकाल रहे हो तुम, अगर यहाँ इस वाले फॉर्म में रहेगा अगर तब भी देखेंगे ऐसे से निकाल रहे हैं। अगर मान लो अकॉर्डिंग तो जो लाइन लिखी हुई है कि यूनिट पॉजिटिव आयन वाला एस वाला डी में चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग 3d6 हो जाएगा। तब भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ से निकल रहा होगा, जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन होगा जो, ठीक है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब भी हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, जो भी करते हैं कि हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयनेशन एनर्जी क्या आती है, उसकी ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इसकी डिक्रीज देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मिलेगा, इसका ज्यादा आएगा। जो तुम अभी तक तुम पी ब्लॉक में जो उल्टा देखते आ रहे थे कि पी ब्लॉक में तुम्हारा ग्रुप नंबर 2 वाले की एनर्जी एनर्जी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 13, और ग्रुप नंबर 16 वाले की एनर्जी एनर्जी तुम्हारी कम थी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 15, ठीक है। तो वही सेम चीज तुम्हारा आ जाएगा कि तुम्हारा ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो तुम्हारा क्रोमियम है उसकी I2 सबसे ज्यादा होती है, मतलब उन इसके कंपेयर में, ठीक है। और सेम चीज तुमको यहाँ पे देखने मिलेगी, देखो यहाँ पे कॉपर+1, तो जो कॉपर+1 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10, तो कम्प्लीटली फील्ड होगा, कम्प्लीटली फील्ड होगा। यहाँ क्या होगा तुम्हारा 4s1 3d10, यहाँ निकालोगे s1 से इलेक्ट्रॉन, यहाँ निकालोगे 3d10 से इलेक्ट्रॉन, तो 3d10 है, फुल फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पे। इसीलिए तुम्हारे सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी किसकी आती है, कॉपर+1। कॉपर+1 की सेकेंड आयोनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियड में। तुम्हारा एक तो तुम्हारा क्रोमियम की ज्यादा होगी, एक तुम्हारा कॉपर की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, ठीक है। ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि द इंक्रीज इन द आयोनेशन एनर्जी इन द क्रोमियम एंड द कॉपर इज ड्यू टू इट्स हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन। तो ये तुम्हारी होगी सेकेंड आयोनेशन एनर्जी। बाकी इनको कंपेयर नहीं करना है, बाकी हमको कंपेयर नहीं करना, ऑर्डर नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी तो देखो तुम्हारा कि यहाँ पे तुमको ऑर्डर ध्यान नहीं रखना कि तुम्हारा घट रहा है बढ़ रहा है, पर तुमको ध्यान इतना रखना है क्या, इसकी इससे ज्यादा होगी ये तुम्हारा, ये, और इसकी इससे ज्यादा होगी। या तो नॉर्मली बढ़ेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़ी यहाँ पे इसकी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए थी ना, ठीक है। ग्रुप तुम्हारे अलॉन्ग द पेट जाते हैं तो बढ़नी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा होता है, फुल फील्ड से निकल रहा होता है, समझे। अब आते हैं इसकी थर्ड वाली की, देखो तो थर्ड वाले में किसकी ज्यादा होगी, इसकी हाईएस्ट आएगी, और तुम्हारी जिंक वाली की हाईएस्ट आएगी। जो थर्ड निकालोगे तो तुम्हारा जिंक से निकलेगा कहाँ से, ये तुम्हारा ये भी हट चुका होगा, D10 से निकलेगा, इसमें कहाँ से निकलेगा, D9 से निकलेगा। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, नॉर्मल ट्रेंड आएगा, ठीक है। तो D10 में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। D10 से निकालोगे तो ज्यादा आएगी आएगी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, तुम्हारा Mn वाला निकालोगे वो कहाँ से निकलेगा, 3d5 से निकलेगा। यहाँ कहाँ से निकलेगा, कि 3d6 से निकलेगा। तो यहाँ पे फिर से वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे ये हाईएस्ट वैल्यू कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, Mn में, और कहाँ देखने को मिलेगी, कॉपर में। समझ में आया, ये पूरी टेबल तुम्हारी एनसीईआरटी में बनी हुई है, तुमको मैं समझा दिया पूरी टेबल, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर लिख लेते हैं तो तुम्हारा जो पीरियड नंबर तुम्हारा फोर्थ वाला है, जो तुम्हारा पीरियड नंबर फोर्थ वाला है, तो उसका तो तुम्हारा तुम्हारा एक्सेप्शन कहाँ कहाँ निकला, हमको टाइटेनियम और वनाडियम वाले में दिक्कत हुआ था, ठीक है। होना क्या चाहिए था, अलोंग द पीरियड बढ़ना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। और तुम्हारा कहाँ देखने को मिला था, जो मेंडेलीव का एड ग्रुप था, आयरन कोबाल्ट निकल, यहाँ बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, ठीक है। और तुम्हारा आगे तो तुम्हारा कॉपर और जिंक में बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारा कोई भी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज नहीं होती है। मतलब जो तुम्हारी क्या थी, आयनेशन एनर्जी 1 वाली है, ये तुम्हारी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है। जब हमने देखी सेकेंड आयनेशन एनर्जी, तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी तुम्हारी क्रोमियम के लिए और कॉपर के लिए क्या आ रही थी, हाई आ रही थी। क्यों, ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जब हमने देखा I3, तब तुम्हारा Mn और जिंक का हाई आ रहा था। क्यों, अगेन तुम्हारा ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल, समझे। तो देखो ये इसमें किसी का भी कंपैरिजन दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना कि कहीं हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमको डी ब्लॉक में तुमको पीरियड नंबर फोर्थ वाला है, उसका अगर सेकंड डायमेंशन एनर्जी और थर्ड डायमेंशन एनर्जी कंपेयर करा है तो देख लेना कहीं उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा एनसीईआरटी में थ्योरी में प्रॉपर मेंशन है कि सेकंड डायमेंशन एनर्जी देखेंगे तो क्रोमियम में कॉपर की हाई आएगी,
और थर्ड आयोशन एनर्जी देखेंगे तो Mn और जिंक की हाई आएगी। ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉपर एनसीईआरटी में मेंशन है। और तुमको ये वाला इसका ऑर्डर याद ही हो गया होगा, तुम्हारा जो तुम्हारा फर्स्ट आयोशन एनर्जी वाला होगा। तो अब बात करें अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, तो देखो डी तुम्हारा ये 3D सीरीज है, देन तुम्हारा अगला आएगा 4D सीरीज, ये तुम्हारा कौन सा होगा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, 4D तुम्हारा क्या होगा, यारी जरा निभाना, जेट्रियम से लेके जिंक कैडमियम। ठीक है, 5D सीरीज तुम्हारा क्या होता है, ला हफ्ता, जिंक कैडमियम मरकरी, यहाँ से यहाँ तक होता है। ये ग्रुप नंबर 3 होता है, ये ग्रुप नंबर 12 होता है। तो यहाँ से जब 3D से 4D में आओगे, तो तुम्हारा देखो अब यहाँ तो हमको दो फैक्टर काम करेंगे। कौन कौन से फैक्टर, एक तुम्हारा जेड इफेक्टिव, एक तुम्हारा रेडियस। तो तुमको पता है जो इनकी 3D और 4D वाली रेडियस थी, हमने रेडियस देखी थी ना अलोंग द ग्रुप, तो तुम्हारा 3D की 4D से ज्यादा थी, और 4D और 5D की क्या थी, कंपेरेबल थी, डी ब्लॉक में रेडियस। समझे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम फिलिंग कहाँ करते हैं, ये 3D है, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वो शील्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वो शील्डिंग होती है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है, ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। तो ये जो तुम्हारा थोड़ा बहुत जो गैप था रेडियस का, ठीक है, जो तुम्हारा रेडियस रेडियस बढ़ने की वजह से जो थोड़ा बहुत जो तुम्हारा फोर्स क्या था, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो तुम्हारा जो रेडियस की वजह से डिक्रीज आ रहा होगा, ठीक है, उसको जेड इफेक्टिव क्या कर लेगा, ओवरकम कर लेगा। यानी तुम्हारा जो आयनेशन एनर्जी है 3D और 4D की, वो अप्रोक्स में इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे तुम्हारी क्या थी, दोनों की रेडियस इक्वल है, दोनों की जब रेडियस इक्वल है, बट तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, इससे इसका जेड इफेक्टिव अच्छा खासा बढ़ जाएगा। अब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तुम्हारी रेडियस इक्वल है नहीं, रेडियस वाले फैक्टर भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाएगा। अब जेड इफेक्टिव बढ़ा है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4D से ज्यादा आयोशन एनर्जी होगी 5D वाले की। यानी तुम्हारा 3D वाली आयोशन एनर्जी सिमिलर होती है 4D वाला, एंड 4D वाले से ज्यादा होती है, 4D वाले से ज्यादा होती है 5D वाले की। होना क्या चाहिए था, नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होना चाहिए था, बट तुमको मैंने क्या बताया कि डी एन एफ ब्लॉक में बहुत ज्यादा झोल होता है। क्यों होता है झोल, क्योंकि उसकी खुद की जो डी एफ ऑर्बिटल है उनका पोजिशनिंग होता है। तो पहले तो तुम्हारा नॉर्मली ये ट्रेंड हो गया। अब देखो दो चीजें और देखो ध्यान से, तुमको मैंने वहां भी बताया था, क्या बताया था रेडियस में, स्कैंडियम से यूट्रियम से लैंथरम की एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज ही करती है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, मतलब कोई भी तुम्हारा डी ए वाला एफ वाला तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, क्योंकि लैंथनम के बाद आता है एफ ऑर्बिटल। ठीक है, इसलिए तुम्हारा ये क्या थी, नॉर्मली इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, जब नॉर्मली इंक्रीज कर रही थी, इसीलिए तुम्हारा ग्रुप नंबर 3 के लिए अगर आयोशन एनर्जी की बात करें, तो तुम्हारा स्कैंडियम से यूट्रियम की डिक्रीज करेगी, लैंथनम से डिक्रीज करेगी, ये तुम्हारा नॉर्मल जो ट्रेंड होता है वो फॉलो होगा। ठीक है, यानी तुम्हारी दिक्कत कहाँ पे आएगी, उसके बाद वाले में, तो 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। ठीक है, उसमें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा ये वाला। मगर तुम्हारा जो ग्रुप नंबर 3 होगा, उसमें नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, रेडियस बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव भी थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा। तो तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मली तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एफ ब्लॉक अभी नहीं आया होता है, लैंथनम के बाद आता है एफ ब्लॉक। ये बात तुमको वहां भी मैं सिखा चुका हूँ, डिक्रीज कर रही थी, बट और सबके लिए रेडियस क्या थी, स्कैंडियम डायडेनियम पे तुम्हारा उल्टा पड़ गया था वहां पे। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा ये हो गया पॉइंट, और एक पॉइंट लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो कि इसका निकल, पलाडियम, प्लेटिनम का, ठीक है, तो निकल तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है 28, कॉन्फिन क्या होती है, 4s2 3d8। और देखो मेरी पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो मैंने उनको बताया भी है कि इसको बहुत ध्यान रखना कि तुम्हारी इसमें क्या होती है, 5s0। ठीक है, इसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तुम्हारा 4d10 होता है। ठीक है, ये तुम्हारा पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भूलना नहीं है, एक्सेप्शन होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का तुमको मैंने अच्छे से याद कराया था। प्लेटिनम की बात करें तो 6s1 5d9 कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। ठीक है, देखो जनरली होना क्या चाहिए था, अभी तो जो हमने ट्रेंड पढ़ा कि उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा इसका निकल का पैलेडियम के सिमिलर होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ तुम्हारा क्या है, D8 है, यहाँ D10 है। D10 क्या होती है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मतलब क्या कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर ना होकर यहाँ पे बस तुम्हारा थोड़ा सा ट्रेंड गड़बड़ अलग आता है, ये तुम्हारा निकल से पीडी का एमिशन एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्रॉपर लॉजिकल है, क्योंकि तुम्हारा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसा होना ही था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आगे बात करें प्लेटिनम की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो तुम्हारा ब्लॉक आता है, तो उसकी वजह से तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा जेड इफेक्टिव ज्यादा इंक्रीज होगा, तो आगे तो बढ़ेगी। ठीक है, तो तुम्हारा ट्रेंड निकल
सिमिलर टू पैलेडियम ग्रेटर देन प्लेटिनम ना होके तुम्हारा ये ट्रेंड हो जाता है पैलेडियम ग्रेटर देन निकल एंड प्लेटिनम ग्रेटर देन पैलेडियम। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस हमारा दिक्कत कहाँ पे करता है, यहाँ पे करता है। तुम्हारा ये सेकंड इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा ट्रेंड है, ठीक है, जो कि तुम्हारा ये ला तुम्हारा फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे जो भी मैं तुमको अभी तक बताया अलोंग द पीरियड, ठीक है, वो सारा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसको आराम से पढ़ लेना। जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया वही सब नोट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये लेक्चर के नोट्स तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक तुम्हें मुझे कमेंट में मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने जितना भी तुमको अभी तक बताया उस सबका मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा है। तो देखो अब मैंने यहाँ पे ना अभी तक जैसे मैं वहां पे गया था, अभी हमने ये देखा था ना ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ तुमको अभी बताया था कि हाँ ये कौन किससे ज्यादा होगा, उसको कैसे कंपेयर करोगे, ये होगा कौन कौन सी याद रखो कि किसका ज्यादा होगा। बट इसके अलावा मान लो हमको जनरल अलॉन्ग द पीरियड हमको लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखो हमने मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, तो तुम्हारा जो 2+ वाले हैं और 1+ वाले हैं, मतलब ठीक है, मतलब तुम्हारे यूनी पॉजिटिव और तुम्हारे डाई पॉजिटिव वाले हैं जिसपे +1 चार्ज होगा या +2 चार्ज होगा, उनका ट्रेंड लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। तुमको ध्यान क्या रखना है कि जो तुम्हारे I2 I3 में क्या होता है ना, ऑलवेज जंप ऑफ 2 होता है। मतलब क्या, तुम्हारा नॉर्मली क्या होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज जिंक आयरन कोबाल्ट निकल जिंक, ठीक है, ये होना चाहिए था। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है, इस वाले में आती है। यहाँ पे इस वाले में दिक्कत आती है, क्रोमियम का ज्यादा हो जाता है देन मैंगनीज। और यहाँ पे तुम्हारी दिक्कत आती है, कॉपर वाला ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जिंक, ठीक है। तो इसका वजह से तुम्हारा लास्ट में सबसे कौन चला जाता है, कॉपर, ठीक है ना। तो तुम्हारा इस जिंक को क्या करो, इस जिंक को, जिंक पहले आएगा कॉपर के, तो पहले ना लाके इसको 2 का जंप करो, कितने का, जंप ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ पे क्रोमियम को मैग्नीज के आगे मत रखो क्योंकि मैग्नीज का कम होगा क्रोमियम से, ठीक है, मैग्नीज पहले आना चाहिए। पर यहाँ को क्रोमियम को मैग्नीज के आगे मत रखो, इसको 2 का जंप कराओ, ठीक है। तो मैंने ऑब्जर्व किया एनसीईआरटी के डाटा को, और फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम जंप ऑफ 2 कराते तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जंप कराओ 2 का, मतलब Mn के आगे ना रख के हम लिखेंगे Fe+ के आगे रखेंगे, ठीक है। यानी पहले Mn आएगा, Fe+ आएगा, देन तुम्हारा क्रोमियम आएगा। तो तुमने कितने का जंप कराया, 2 का जंप कराया, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे यहाँ पे भी जिंक को 1 का जंप करा के वापस ना यहाँ पे मत लाओ, 2 का जंप कराओ, ठीक है। 2 का जंप कराया तो देखो यहाँ पे जिंक आया, निकल आया, Cu+ आया। तो ये ऐसे तुम ऑर्डर देख सकते हो। ऐसे अगर तुम +3 वाला ऑर्डर देखो तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, जिंक तो लास्ट में आता है। ऐसे तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा Mn का तुम्हारा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब होता है, तो यहाँ भी Mn का 2 का जंप कराओ, आयरन के आगे मत लाओ, कोबाल्ट के आगे लाओ, ठीक है। तो कोई स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम, यहाँ पे उसके बाद आयरन कोबाल्ट लिखो, 2 ये लिखो, उसके बाद लिखो Mn, ठीक है। फिर निकल कॉपर जिंक के आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो +1 और +2 का तुमको आयोजन एनर्जी लिखना, मतलब तुम्हारी सेकंड आयोजन एनर्जी और थर्ड आयोजन एनर्जी अगर ट्रेंड भी पूछ देगा अलॉन्ग द पीरियड तो बहुत ही इजीली लिख सकते हो। और ये बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आराम से तुमको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर बात करें तुम्हारा आयोनेशन एनर्जी 1 की, ठीक है, अगर बात करें आयोनेशन एनर्जी 1 की वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम जंप का टू का जंप कराएंगे तो यहाँ तुम्हारा नॉर्मली क्या होता है, स्कैंडियम टू टाइटेनियम बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा टाइटेनियम का वैनेडियम से ज्यादा आता है क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो रही होगी, इसके लिए घट जाता है। यानी तुम्हारा टाइटेनियम का क्या आता है, ज्यादा आता है, तो आप इसको जंप कराना है, इसको इससे आगे नहीं रखना है, इसको कहाँ रखना है, इसको रखना है तुमको क्रोमियम से आगे, ठीक है। इसको कहाँ रखना, क्रोमियम से आगे। देखो डाटा देखो यहाँ पे देखो डाटा देखो, 631 के बाद देखो कौन आया, ये वाला आया है 650 वनाडियम क्रोमियम, देन उसके बाद देखो 656, यानी यहाँ पे आएगा ना 2 का जंप, ठीक है। तो तुम्हारा उसके बाद क्या आया, यहाँ पे तुमने यहाँ पे जंप कराया, यानी तुम्हारा ऑर्डर कैसे लोगे, स्कैंडियम, देन उसके बाद तुम्हारा आएगा वैनेडियम, देन तुम्हारा क्या आएगा क्रोमियम, देन तुम्हारा आएगा टाइटेनियम, ठीक है। 2 का जंप हो गया इसका। देन तुम्हारा आगे क्या होगा, Mn, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद तुमको देखना है यहाँ के भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे डिक्रीज करता है, यहाँ पे आयरन का ज्यादा होता है, देन कोबाल्ट का ज्यादा होता है कम्पेयर टू निकल, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था निकल पहले, देन कोबाल्ट, देन Fe, ठीक है। बट यहाँ पे दो, यहाँ पे ऑर्डर डिक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ और डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीज आएगा। अब हम ये कैसे कंपेयर करें भाई, यहाँ पे ये जो इंक्रीज आएगा अभी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ रखेगा, ठीक है। नहीं ऐसे क्या होगा, यहाँ पे इतना तो हमारा हो गया ये 3 वाला। उसके बाद क्या है, कॉपर है, यहाँ पे जिंक है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे कॉपर को क्या करो, कॉपर को कितने का करो, 2 का जंप, कितने का जंप, 2 का जंप। यानी उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, ये निकल आएगा, then तुम्हारा क्या आएगा, कॉपर आएगा, then तुम्हारा क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा, then तुम्हारा क्या आएगा, आयरन आएगा, और लास्ट में तुम्हारा क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये ट्रेंड हो गया। देखो ये बहुत ही कंपलसरी नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं, बहुत ही रेयर चांस है कि तुमसे अलोंग द पीरियड किसी को कंपेयर करा ले। वो कंपेयर कराना होगा तो इनका कंपेयर करा लेगा, ठीक है, इसका कंपेयर करा लेगा टाइटेनियम वनएडियम का, क्योंकि ये तुम्हारा एनसीईआरटी में प्रॉपर लाइंस लिखी हुई है, ठीक है।
बाकी तुम्हारे सिर्फ एनसीईआरटी में डाटा लिखा है, ठीक है, तो डाटा के बेसिस पे हम ट्रेंड बना सकते हैं। वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है, पूछने को तो पूछ देगा। पर बहुत रेयर चांस है कि इतना ज्यादा डेप्थ में जाके वो पूछे, मतलब इतना ज्यादा डाटा बेस्ड होकर वो पूछे, ठीक है। और तुम्हारा गिवन है प्रॉपर एनसीईआरटी में, ये ट्रेंड तुमको प्रॉपर लाइंस लिखी हुई है पी ब्लॉक ट्रस्ट में, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लिया अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड इन एस पी एंड डी ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक को आयनेशन एनर्जी हम नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो जो सिलेबस में नहीं है फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।